हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। भाई इंडियन इकोनॉमिक्स की यहाँ पर सीरीज चल रही है और इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज में हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो हम बैंकिंग को समझ रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम समझने वाले हैं, जैसे कि हमारा जो आज का लेक्चर रहने वाला है इसमें समझेंगे सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई की सहायक कंपनियां कौन कौन सी हैं, जैसा कि हम आपको थंबनेल में ही दिखा चुके हैं। यहां पर इसकी 5 सहायक कंपनियां होती हैं। सब्सिडरीज हमारी 5 हैं, जिनमें है डीआईसीजीसी, आरबीआईएच, पीआरबीएनएमपीएल, रीबिट और इफ्टास। इन पांचों के बारे में समझेंगे कि आरबीआई की ये क्या सहायता करती है, आरबीआई इनसे क्या काम करवाता है, इनके फाउंडर कौन है और इस समय चेयरमैन कौन है, क्या काम इनका है। बेसिकली सारी बातें यहां पर समझने वाले हैं। आज ही के लेक्चर में हम यहां पर जानेंगे कि भारत में जो रुपया प्रिंट किया जाता है वो कहां कहां पर प्रिंट होता है। साथ ही साथ जानेंगे कि जो कॉइन होता है उसे कहां कहां मिंट किया जाता है, सिक्के कहां ढाले जाते हैं मींस, और बैंक अगर भाग जाए तो आपको कितना पैसा आरबीआई देगा, इसकी गारंटी लेता है बैंक। तो सारी बातों के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक और बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे कि हमारी जो आरबीआई है इसकी सब्सिडरीज किस प्रकार काम करती हैं। ठीक है, हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो क्वालिटी दे सकें और वो क्वालिटी देने की पूरी कोशिश हो रही है और दे भी रहे हैं। तो यहां पर आप बैंकिंग का एग्जाम देने वाले हो या फिर कोई एसएससी का एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी अन्य एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी पीएससी का एग्जाम हो, सभी में ये हमारा लेक्चर आपकी मदद करेगा। हम आपको डेप्थ में पूरी बात बताने वाले हैं कि भारत में क्या क्या सब्सिडरीज हैं जो काम करती हैं। हम यहां पर जो बारीकी से समझने वाले हैं वो है कि आरबीआई की सहायक कंपनियां क्या हैं, आरबीआई की और कौन सी कंपनी है जो आरबीआई को मदद करती है। आप जानते हैं कि आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी कलकत्ता में। इसके बाद 1937 में इसमें मुंबई लाया गया। लेकिन ये जो काम करता है ये बाकी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर किसी बैंक को पैसा उधार चाहिए उसको लोन देने का काम करता है, सरकार को लोन देने का काम करता है, या फिर जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व होता है उसे रिजर्व रखने का काम और उसे एक्सचेंज करने का काम ये आरबीआई करता है। तो आरबीआई के पास तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो आरबीआई अपनी सहायक कंपनियों की मदद से करवाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अब ऐसा तो है नहीं कि नोट प्रिंट करने के लिए आरबीआई अपने यहां पर प्रिंटर लगाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ और कंपनीज हैं जो उसकी मदद करती हैं, वो सब्सिडरीज कहलाती हैं। उसी प्रकार हर तरीके की यहां पर 5 तरीके की हम समझने वाले हैं कि वो क्या क्या मदद करती हैं, जिनमें सबसे पहली कंपनी की हम बात करेंगे और वो पहली कंपनी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं डीआईसीजीसी। यहां पर हमने आपको एक्चुअल जो लोगो है वो भी यहां पर देने की कोशिश की है। आप ये लोगो देखिएगा। डीआईसीजीसी के बारे में आपको बताएं कि ये काम कैसे करता है। तो दरअसल देखिए, आपके सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, किसी में भी यदि आपका अमाउंट पड़ा हुआ है और अगर अचानक से बैंक समाप्त हो जाए या बैंक उस पैसे को लेकर भाग जाए, तो इस बात की गारंटी लेगा कौन कि आपका जो पैसा है वह पैसा आपको वापस मिलेगा। तो दरअसल आपके अकाउंट में जो भी पैसा होता है उस पैसे का इंश्योरेंस एक कंपनी करती है आपकी बिना मर्जी के। आपको पता भी नहीं होता है, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है उसमें जो अमाउंट रहता है उसी को इंश्योर्ड कर दिया जाता है। हर एक अमाउंट को इंश्योर्ड किया जाता है, हर एक अकाउंट को इंश्योर्ड किया जाता है आरबीआई की सब्सिडरीज डीआईसीजीसी के द्वारा। जैसा कि आपको नाम में ही पता चल रहा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये डिपॉजिट जो आप करते हैं अमाउंट, चाहे वो करंट अकाउंट में हो, चाहे वो एफडी हो, आरडी हो या सेविंग अकाउंट हो, किसी में भी आपने पैसा यदि बैंक में डाला है, अचानक यदि बैंक भागेगा तो बैंक की लायबिलिटी है आरबीआई की कि वो आपको इसका अमाउंट जरूर देगा। बट सवाल बनता है कितना अमाउंट। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो क्या आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं। तो यहां पर हमारी जो आरबीआई है ये डीआईसीजीसी के थ्रू इंश्योरेंस करवाती है, बट ये इंश्योरेंस जो होता है वो अप टू 5 लाख रुपीस होता है, यानी 5 लाख रुपए तक होता है। भाई मैक्सिमम आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है। अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और बैंक भाग जाता है और बैंक चला जाता है तो ऐसे केस में आपको 2 लाख रुपए बैंक के द्वारा मिलेंगे, यानी आरबीआई। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में 5 से ज्यादा हैं तो फिर 5 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम जो मिलेगा वो आपको 5 तक मिल जाएगा।
वैसे अगर बताएं कि ये 2021 से पहले केवल 1 लाख रुपए था, निर्मला सीतारमन के द्वारा इसे बढ़ा करके अब 5 लाख कर दिया है। अगर बैंक भागता है तो 5 लाख का इंश्योरेंस है। अब आप सोचेंगे कि आपके अकाउंट में तो 1 ही लाख रुपए, तो 1 ही लाख मिलेंगे। अगर आपके अकाउंट में 3 लाख है तो 3 लाख मिलेंगे। अगर 5 से ज्यादा है तो 5 तक मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ये दो कंपनियां जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, इसीलिए देखिए आप जो है अगर अपना पैसा रखते हैं कहीं तो सेफ है, कोई इशू नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई बैंक भाग जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा, बट 1% अगर मान ली भी लेते हैं, ऐसा होता भी है तो 5 लाख रुपए तक की गारंटी है। बट आप भरोसा रखिए आरबीआई पर, ऐसा नहीं होता है। दरअसल जो बैंक होते हैं वो मर्ज कर दिए जाते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होता कि बैंक आपका पैसा लेके भागेगा। जैसा कि आपने देखा है, हम लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि बहुत सारे बैंक ऐसे रहे जो मर्ज हो गए। लॉस में जाने के बाद बैंकों को मर्ज ही किया जाता है, ऐसे नहीं होता है कि आपका पैसा लेके भागेगा। तो आप ट्रस्ट रखिए। दूसरा एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप अगर ज्यादा पैसा है आपके पास तो 2-3 अकाउंटों में आप रख सकते हैं, बट फिर भी कोई इशू ऐसा नहीं है। आप जो आपको बैंक सही लगता है उसमें पैसा रखिए। ये सेफ्टी आपकी मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए हम ऐसा आपको बता रहे हैं। तो 5 लाख रुपए आपको मिलेगा। जान लेते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कब बनता है। दरअसल ये दो कंपनियां अलग अलग होती हैं, जिसमें एक नाम आपको दिख रहा है डिपॉजिट इंश्योरेंस, दूसरा नाम है क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये दोनों ही कंपनियां अलग अलग होती हैं, बट इनको मर्ज किया जाता है। तो देखिए मर्ज कब किया जाता है, 15 जुलाई 1978 को इन्हें मर्ज कर दिया जाता है और दोनों को एक ही कंपनी बना दिया जाता है। बाकी याद रखेंगे, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। डीआईसीजीसी आपको याद आ गया, समझ में आ गया है कि डीआईसीजीसी आपके अमाउंट को इंश्योर्ड करता है। ऐसा नहीं है कि बैंक में जाकर के आपको ये इंश्योरेंस करवाना है, ऑटोमेटिक आपका इंश्योरेंस हो जाता है। अगर बात करें चेयरमैन की तो माइकल देव पात्रा, जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, माइकल देव पात्रा एक बार और आपने नाम पढ़ा था। अगर आपको याद है, आप लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं तो एक बार प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि ये नाम आपने पहले कहां सुना। माइकल देव पात्रा के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले ही। इसकी स्थापना जो डीआईसीजीसी है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 में की जाती है। दोनों कंपनियों को मर्ज करके संसद द्वारा एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट बनाया गया था 1961 में, उसे पास करके, जिसने डीआईसी जो है कॉर्पोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन दोनों को मिला दिया है, यहां पर मर्ज कर दिया है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो आपसे जो सवाल पूछेगा वो पूछेगा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कब बना। तो भाई आप याद रखिएगा 15 जुलाई 1978 को बना है, अंडर द एक्ट ऑफ 1961। उस एक्ट के द्वारा यहां पर हमने आपको लोगो भी दिखा दिया है, यही इसका एक्चुअल लोगो है। इनको आप देख लीजिए, माइकल देव पात्रा है। अगर आप जानते हैं कि माइकल देव पात्रा कौन है, पहले हम आपको लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, तो प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए आप ये याद कर रहे हैं या नहीं। ठीक है भाई, एक हमने कंपनी यहां पर समझ ली है और इसका काम क्या है। ये कंपनी का काम है कि जो आपके वो रहते हैं, डिपॉजिट्स रहते हैं, और आप जानते हैं कि डिपॉजिट्स जो बैंकों के पास आता है वो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी और आरडी, इन्हीं की फॉर्म में आता है। ये 4 फॉर्म होती हैं, इन सबको इंश्योर्ड करता है। 5 लाख रुपए तक आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है इसी से संबंधित, कि आपके प्रश्न ये है कि भाई अगर हम अलग अलग बैंकों में रखते हैं तो क्या सभी बैंकों से मिलेगा। हाँ, जिन भी बैंकों में आप रखते हैं, मान लीजिए 5-5 लाख रुपए आपने 5 बैंकों में रखा है, तो इसका मतलब आपका 25 लाख रुपए बिल्कुल सेफ है। आरबीआई के द्वारा, डीआईसीजीसी कंपनी के द्वारा वो इंश्योर्ड किया जाएगा और आपको पैसा दे दिया जाएगा। बाकी अगर कोई अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, ये हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, बड़ा महत्वपूर्ण काम है इसका। इसके बारे में सारी चीजें जानेंगे कि भाई ये जो डीआईसीजीसी के बाद जो हम कंपनी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। मुद्रण से आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुद्रण ही इसका नाम है, मुद्रण ही बोलते हैं इसको, BRBNMPL। देखिए, जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, खासकर उन बैंकिंग के एग्जाम में आपसे जो यहां पर एब्रिविएशन पूछता है, वो कैसे पूछता है, यहां पर लिख देगा BRBNMPL। तो पूछेगा कि ये बी फॉर क्या है, ऐसे पूछता है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे एक एक पॉइंट याद करिएगा, और अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सिंपल है, वहां पर पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछता है, कब बना, क्या काम है, ऐसे पूछता है। बट आईबीपीएस
खासकर आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपीएस एसबीआई, आईबीपीएस आपका नेशनलाइज्ड बैंक, इन सब में आपसे जो एब्रीविएशन पूछता है वो पूरा नहीं पूछता, वो बीच में से पूछेगा। जैसे एन फॉर पूछ लिया उसने, पूरा स्पेलिंग दे देगा आपको, उसमें पूछेगा एन फॉर क्या है, एन फॉर किसको डिनोट करता है, तो आप बताइएगा नोट को करता है। इसी तरीके से आपको याद रखना है भाई पूरा। तो हम आपको सारी चीजें बताते हुए चल रहे हैं, यहां पर फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे और उसका काम क्या है ये भी बताते हुए चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये भारत में नोट जो प्रिंट किए जाते हैं उसके लिए काम करता है। आरबीआई अपने यहां पर नोट प्रिंट करने के लिए खुद प्रिंटर नहीं लगाता है, दरअसल इसी कंपनी की मदद से ये काम करता है। ये जो भारत में नोट प्रिंट किए जाते हैं ये 4 जगह प्रिंट किए जाते हैं, बट इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भारतीय बैंक नोटों का उत्पादन करता है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 3 फरवरी 1995 में हुई है। याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई है वो 3 फरवरी 1995 को की गई है। भारतीय बैंक जो है वो नोटों का उत्पादन करता है इसी BRBNMPL की मदद से। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। साथ में याद रखिएगा इसके चेयरमैन का नाम है टी रविशंकर। टी रविशंकर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यही इसके चेयरमैन हैं, यानी यही इसके अध्यक्ष हैं। इन्हीं का ये सबसे बड़े अधिकारी हैं, इन्हीं के आधार पर ये काम करता है, इसको कंट्रोल करते हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर का भी नाम हमने पहले आपको पढ़ा दिया है, अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट करके भी बताइएगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो लेक्चर्स हम आपको पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं आप उनको ध्यान से देख रहे हैं या नहीं। तो कमेंट करके बताइएगा इनका भी, ये आपने नाम पहले कब सुना। अब बात आती है कि नोट प्रिंट जो भारत में किए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताई दिया है 4 जगह पर नोट प्रिंट होते हैं। वो 4 जगह कहां कहां हैं, तो देखिए यहां पर हमने मैप लिया है और जो मैप आपको यहां पर अधूरा सा दिख रहा है, दरअसल यही वो राज्य है जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि यहां पर आपका नोट प्रिंट किया जाता है। आपको एक बात और बता दें कि नोट प्रिंटों में अगर 1 रुपए का नोट छोड़ दें तो बाकी सभी को आरबीआई प्रिंट करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करवाती है। यह बात आपको याद होनी चाहिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 रुपए का नोट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करवाती है, जबकि बाकी के अन्य नोटों को हमारी आरबीआई प्रिंट करवाती है। ठीक उसी के आधार पर आपको बताएं कि बाकी के जो सभी नोट है 1 रुपए को छोड़कर उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, जबकि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव, जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं, उसका साइन होता है। यह कंफ्यूजन तो आपको नहीं होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि वो 4 जगह कौन कौन सी हैं जहां पर ये नोट प्रिंट किए जाते हैं। तो नंबर 1 है आपका देवास। देवास जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। हमने यहां पर मैप से उसको कलर्ड किया है। हमने, आप देख रहे हैं यहां पर मैप में कुछ चीजें गायब हैं, अब वो चीजें आ जाएंगी, कलरफुल आएंगी। हम आपके लिए पूरा प्रयास करते हैं जिससे कि आप विजुलाइज कर सके और विजुलाइजेशन के तरीके से आप उसको याद कर सकें। तो हमारा उद्देश्य आपको समझाना है, याद कराना है, आपकी पेपर में वो मदद करेगा, ऐसी हमारी कोशिश है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज एक बार लाइक करिए और इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप ऐसा करते हैं। तो भाई देवास में मध्य प्रदेश में इसका एक जहां पर प्रिंट किया जाता है, एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको बता दें, दूसरा है नासिक। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये नासिक जो नाम पड़ा है, ये दरअसल ये वो जगह है जहां पर सुपर खां, आपने नाम सुना होगा, उसकी नाक काटी गई थी, इसी वजह से इस जगह का नाम ही नासिक पड़ गया है। वैसे आप जानते होंगे पंचवटी होती है, पंचवटी के आसपास का जितना क्षेत्र है जहां शहर बसाया गया उसे हम नासिक के नाम से जानते हैं। तो ये नासिक है भाई, इसको हम मिटा देते हैं जो अभी हमने, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, नासिक आपको पता चल गया है। दूसरा है नासिक, पहला है देवास जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा है आपका नासिक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तीसरा जान लेते हैं, तीसरा है मैसूर कर्नाटका। यहां पर तीसरा हमने जाना, यहां पर भी नोट प्रिंट किए जाते हैं। तीसरा है आपका मैसूर कर्नाटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा जान लेते हैं सालबोनी पश्चिम बंगाल। यहां पर हमने बाकी का मैप जो है वो ब्लैक रखा है, केवल उन्हीं को हमने कलर्ड किया है जिनसे आपका मतलब है, और वो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के सालबोनी में भी आपका नोट प्रिंट किया जाता है, ऐसा आपको याद रखना है।
एग्जाम में यहां से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, चारों जगह याद रखना। पूछ लेगा कौन सी जगह पर नोट प्रिंट नहीं होते, इन चारों के अलावा, यानी 3 यहां से देगा, कोई और चौथा ऑप्शन आपको अलग से देगा। बैंकिंग के एग्जाम में आपको नन ऑफ दीज भी देता है, तो ध्यान से आप देखिएगा। देवास है, नासिक है, मैसूर है, सालबुनी है, इन्हीं 4 जगहों पर नोट प्रिंट किए जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या नोट प्रिंट ये सारे लोग सारे नोट प्रिंट करते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर कुछ जो आपकी जो ये प्रिंटिंग प्रेस है, कुछ 1 रुपए का नोट प्रिंट करती है और कुछ जो है यहां पर बाकी के नोटों को प्रिंट करती है। इसका मतलब हमने अभी आपको बताया कि 1 रुपए का जो नोट है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करवाती है, जबकि इसके अलावा के बाकी नोटों को हमारी आरबीआई प्रिंट करवाती है। इसका मतलब इनमें से 2 जगह ऐसी हैं जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और इनमें से 2 जगह ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसका मतलब इनमें से 2 जगह पर तो 1 रुपए के ऊपर के सारे नोट प्रिंट किए जाते हैं और 2 जगह पर केवल 1 रुपए का नोट ही प्रिंट होता है। याद रखिएगा, हम सिक्के की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज मत हो जाना। हम सिक्के की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिक्के की आगे बात करेंगे। आगे हम बताएंगे कि सिक्का केवल और केवल भारत सरकार का ही एक अधिकार है, वही केवल प्रिंट करवाता है। ठीक है भाई, यहां पर आपको 4 चीजें हमने बता दी हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा आगे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि भाई यहां पर जो हम बताने वाले हैं वो ये कि कौन कौन सी जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कौन कौन सी जगह पर आरबीआई का अधिकार है। तो यहां हमने अभी बताया सालबोनी पश्चिम बंगाल, मैसूर कर्नाटका, ये दोनों जगहों पर जो अधिकार है वो याद रखिएगा, वो अधिकार हमारा BRBNMPL का है। मतलब आरबीआई डायरेक्ट कंट्रोल करती है इन दोनों जगहों को। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो होता है वो नोट प्रिंट जो होते हैं वो ग्रेटर देन 1 रुपी, 1 रुपए से ज्यादा के सभी नोट यहां पर प्रिंट करवाए जाते हैं भाई, ऐसा आप याद रखना। जैसे 2 रुपए का नोट, जैसे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए, ये सारे नोट यहीं पर प्रिंट होते हैं। ये 2 ही जगह है, बट एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है। एग्जाम में आपसे लाइट क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा भारत में कितनी जगह पर नोट प्रिंट होता है, 4 आंसर करना है। कंफ्यूज मत हो जाना। जब ज्यादा ही डेप्थ पूछता है या इंटरव्यू में आप जाने वाले हैं वहां पर पूछता है कि भारत का आरबीआई जो है, आरबीआई के द्वारा कितनी जगह पर नोट प्रिंट करवाया जाता है, तब आपको 2 आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा ज्यादा डेप्थ है या ऊपर से लाइट क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइट में आपको 4 जवाब देना है। आगे सालबोनी मैसूर जो हमने आपको बताया, सालबोनी और मैसूर दोनों आरबीआई के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब बाकी बचे देवास और आपका नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता। इसे जो कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, इसे कंट्रोल करेगा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है SPMCIL। यहां पर इसका फुल फॉर्म आपको बताएंगे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल ये किए जाते हैं भाई, ऐसा आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर हम आपको पूरी डेप्थ बताते हुए चल रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सालबोनी और मैसूर आरबीआई के थ्रू कंट्रोल होता है, जबकि देवास और नासिक ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कंपनी की मदद से इसे कंट्रोल करती है। कंपनी का नाम SPMCIL है। याद रखिएगा एक बात और, तो क्या कि यहां पर जो प्रिंट किए जाते हैं वो 1 रुपए का नोट है भाई, 1 रुपए का नोट। बाकी 1 रुपए से ऊपर के नोट यहां पर प्रिंट होते हैं। बट एग्जाम में पूछेगा नोट प्रिंट कितनी जगह, तो 4 जगह। इन चारों जगह भाई 1 रुपए का भी तो नोट प्रिंट ही हो रहा है ना। हम यहां पर आरबीआई की सब्सिडरी पढ़ रहे हैं, बट इसको छोड़ नहीं सकते थे, अदरवाइज हम इसको छोड़ते तो गलत, आधा अधूरी आपको नॉलेज हो जाती। इस वजह से हम यहां पर पूरी बात बता रहे हैं। सब्सिडरी जो है वो केवल 2 जगह प्रिंट कराती है, बल्कि नोट प्रिंट जो होते हैं वो 4 जगह होते हैं। कि भाई याद आ गया, आपको समझ में आ गया है। अब हम जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक कंपनी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी भाई, याद रखिएगा, स्टैब्लिश की गई थी 13 फरवरी 2006। 13 फरवरी 2006 को ये आपकी स्टैब्लिश की गई है। ये जो कंपनी है ये काम क्या करती है, 1 रुपए का नोट और बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्रिंट करवाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा भाई, आप ध्यान से उस लेक्चर को देखिएगा। हमारी पूरी बैंकिंग और पूरी इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आने वाला है वो इसके बाद ही आएगा। जो लोग यहां तक पहुंचे हैं हमारे साथ, वो अगले कुछ लेक्चर्स तक और रहे, कम से कम। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसीज को समझ लिया, हमारा जो नया लेक्चर रहेगा वो रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड।
और मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी लगभग कंप्लीट होंगी वो 2 या 3 लेक्चर में हो पाएंगी, कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में हो जाए। अगर मॉनेटरी पॉलिसी आपने समझ ली तो मेरा दावा है कि आप किसी भी इंटरव्यू में, बैंकिंग के में हो, आईबीपीएस आरआरबी के में हो, एसबीआई के में हो, किसी भी एग्जाम में आप अगर इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल ना आए। लेकिन हमारा श्योरिटी है, हम दावे के साथ, गारंटी के साथ आपसे कह रहे हैं कि आपके दिमाग में ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी को सेट कर देंगे कि एग्जामिनर जो आपसे पूछना चाहता है उसका जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप उस एग्जामिनर से ज्यादा जानते हो, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा एग्जामिनर से ज्यादा जानता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत पढ़ता है और बहुत सी चीजें पढ़ता है। टीचर या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो उसका एग्जाम लेता है, एग्जाम लेना बहुत आसान है बट देना बहुत कठिन है। वो एक टीचर जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट जो हो सकता है वो आपका विद्यार्थी हो सकता है। तो विद्यार्थी ज्यादा, मुझे लगता है कि जो पढ़ रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपैरिजन टू जो वहां पर पूछने वाले सवाल हैं। तो आप घबराइएगा मत, हम आपको मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो यहां पर कुछ बातें और समझ लेते हैं, वो क्या, वो ये, यहां पर पहले इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर आप मेंशन कर लीजिएगा 13 फरवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई है ना। इसके बारे में कुछ और बातें, हाँ जी, इसके बारे में ये बात कि जो हमने यहां पर नासिक आपको बताया है, यहां पर नासिक जो बताया, इसके बारे में बता दें। यहां पर 2 कंपनियां काम करती हैं। नंबर 1, एक कंपनी काम करती है जिसका नाम है करेंसी नोट प्रेस। करेंसी नोट प्रेस, इसका नाम क्या हो गया, CNP। जस्ट अ मिनट, यहां पर हमने सालबोनी आपको ये सब बता ही दिया है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें, जो आपसे बताना चाह रहे हैं, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा यहां पर डिस्टरबेंस हुआ है। तो देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं ये नासिक है। नासिक में जो कंपनी काम करती है वो 2 कंपनियां काम करती हैं। एक कंपनी जो नोट प्रिंट करवाती है, उस कंपनी, उस प्रेस का नाम है करेंसी नोट प्रेस। इस कंपनी का नाम है करेंसी नोट प्रेस यानी CNP। ये जो कंपनी है जो कि नासिक में है, ये आपकी नोट प्रिंट करती है 1 रुपए का, ठीक है। बाकी अगर हम नासिक में दूसरे की बात करें तो यहां दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ISP है। ये 2 कंपनियां, ये क्या काम करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसे प्रिंट करवाती है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जबकि करेंसी नोट प्रेस जो होती है वो 1 रुपए का नोट प्रिंट करवाती है। जो कि हमने आपको बता दिया है ये जो कंपनी है ये किसके अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें भी एक कंपनी इनको कंट्रोल करती है दोनों को, वो है SPMCIL। हमने यहां पर नासिक के बारे में आपको बता दिया। ठीक उसी प्रकार यहां पर आपको इसके बारे में और बता देते हैं, थोड़ा आपके लिए जरूरी है। वो क्या, यहां पर एक कंपनी है जो नोट प्रिंट करवाती है, उसका नाम है बैंक नोट प्रेस। देखिए नाम में अंतर है, यहां पर करेंसी नोट प्रेस है, यहां पर बैंक नोट प्रेस है। यहां पर इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो BNP है। ये जो है 1 रुपए का नोट प्रिंट करती है, जबकि दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। देखो वहां पर जो नाम था, वहां पर नाम क्या है, नासिक में वो था इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, यहां पर है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। इसका एब्रीविएशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर SPP हो जाएगा। याद रखिएगा ये 2 कंपनियां हैं, इनके नाम से जो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर जो प्रिंटिंग प्रेस बनी हुई है उनका नाम यही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रही है। बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां मुझे लगता है कि कोई प्रश्न आपका नहीं होगा। हमने आपको बता दिया है कि ये काम जो है 2 काम करती है, एक तो आपका नोट प्रिंट करवाना और आपकी दूसरा सिक्योरिटी प्रिंट करवाना, वो इसी का ही काम है, जो कि हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। कोई प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। आगे जान लेते हैं। चूंकि हमने यहां पर नोट प्रिंट के बारे में तो जान ही लिया है, तो हमें लगता है, देखिए ये सब्सिडरी में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड है तो हम यहां पर जानेंगे कि भारत में कहां कहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, कॉइन मिंट कहां कहां पर किए जाते हैं। सिक्के की ढलाई जान लेते हैं वो कहां कहां। तो सिक्के की ढलाई भी 4 जगह ही होती है, और वो चारों जगह हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। वो 4 जगह कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। पहला जगह है नोएडा,
हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा, और आप नोएडा तो जाते ही रहते होंगे, नोएडा में आपका ये प्रिंटिंग प्रेस है। आपका ये नोएडा में जो पड़ता है वो दरअसल दिल्ली का बॉर्डर जो पड़ेगा उससे पहले ही सेक्टर 2 में आपका ये नोएडा में मिल जाता है, टकसाल बना हुआ है वहां पर, तो सेक्टर 2 नोएडा में है। अगला जानेंगे, उत्तर प्रदेश में है ये। और अगर आप यहां का जो सिक्का अगर आपके पास होगा तो सिक्का आपके पास उस पर कोई एक निशान बना होगा, तो देखिए ये डॉट आपको मिलेगा। ये यहां पर हमने जो डॉट दिखाया है तो ये डॉट आपको वहां पर मिलेगा अगर आपके पास में नोएडा। वैसे पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पर आपके उसी क्षेत्र से वहां की टकसाल से आए हुए सिक्के होने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहां पर इस एरिया को जो कवर कर रहा है वो नोएडा ही कर रहा है। हालांकि आपके पास इसके अलावा भी सिक्के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसा तो होता नहीं है कि यहां से आपने सिक्के मिंट करवाए उसके बाद यहां से ट्रक से भर के लेके यहां पे चले गए, ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या है कि यहां पर सप्लाई को यहीं का दे रहा होगा, उसके बारे में अभी जानेंगे। और यहां उत्तर भारत में आपको नोएडा से सप्लाई मिल रही होगी, तो आपके पास में अगर कोई सिक्का है उस पर अगर कोई डॉट बना हुआ है तो मतलब वो नोएडा की जो टकसाल है वहां से आया है। ये निशान है पहचानने का। आप कहेंगे क्या ये भी एग्जाम में आता है? तो देखिए एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दरअसल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां आपसे सवाल पूछ सकता है, बट एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कॉइन मिंट कहां कहां किए जाते हैं। तो नंबर 1 नोएडा हम आपसे इस प्रकार डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको यहीं के यहीं याद हो जाए, बाकी चीजें बाद में रिवाइज कम करनी पड़े, यही याद हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस आपसे कर रहे हैं। दूसरा देखिए मुंबई, पहला है नोएडा, दूसरा है मुंबई। मुंबई का जो सिक्का होगा इसकी खास पहचान है। मुंबई का सिक्का जो होगा इस पर या तो एम या फिर बी लिखा होगा। आप देख लीजिएगा, एम पर मुंबई है, बी फॉर बॉम्बे, पहले इसको बॉम्बे के नाम से जानते थे। इन दोनों में से कोई एक निशान आपके पास होगा, एम या बी, मतलब आप समझ जाइए मुंबई में बना हुआ है। तीसरा जानेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद। हैदराबाद का जो होता है भाई यहां का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको चिन्ह से पहचान सकते हैं, और चिन्ह क्या मिलेगा? या तो स्टार मिलेगा, या तो फिर स्टार मिलेगा, या फिर कटा हुआ हीरा मिलता है। देखिए या तो स्टार या फिर हीरा, कटा हुआ हीरा मिलेगा, कटा हुआ हीरा, कटा हीरा मिलेगा आपको, ठीक है। दो हिस्सों में, बीच से दो हिस्सों में आपका कटा हुआ एक हीरा मिलेगा, या फिर आपको स्टार मिलेगा। अगर किसी सिक्के पर स्टार बना हुआ है इसका मतलब वो हैदराबाद का है, हैदराबाद यानी तेलंगाना। आगे देखते हैं भाई, एक और है आपका चौथा और जो कि लास्ट है, यहां पर कलकत्ता। कलकत्ता में यहां पर जो है पश्चिम बंगाल में, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता में। आपको यहां पर मिंटिंग, आपको टकसाल भी मिलेगी, वहां पर ये मिंट किए जाते हैं। कलकत्ता के पर निशान मिलेगा सी, निशान क्या मिलेगा? सी, या फिर कोई निशान नहीं मिलेगा। अगर कोई निशान नहीं है तो मतलब कलकत्ता का है, निशान है तो इनमें से कोई निशान होगा, या तो डॉट होगा, या एम या बी होगा, या फिर स्टार, या फिर कटा हुआ हीरा होगा, एक ही बात है, या फिर सी होगा। सी यानी कलकत्ता, इनमें से कोई एक निशान होगा, ठीक है भाई। अगर आपके पास सिक्के हैं तो आप उसमें से देख सकते हैं आपके पास सिक्का कहां का है। कमेंट करके बताइएगा आपके पास सिक्के ज्यादातर कहां के हैं, नोएडा के हैं, मुंबई के हैं, हैदराबाद के हैं, या कलकत्ता के हैं। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। भाई थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और एक प्रश्न आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछते हैं, और वो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा ये है कि आप ये बताइए, क्या हमारी आरबीआई अधिकतम कितने रुपए का नोट प्रिंट करवा सकती है? नोट प्रिंट आरबीआई कितने का अधिकतम नोट प्रिंट करवा सकती है? एक बार कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, अदरवाइज हम आपको बता देते हैं कि यहां पर अभी जो है, अभी के नियमानुसार 10,000 का नोट प्रिंट करवा सकती है हमारी आरबीआई। मैक्सिमम 10,000 का नोट प्रिंट करवा सकती है और मार्केट में उसे चला सकती है। लेकिन जितना बड़ा नोट होता है करप्शन उतना ही ज्यादा होता है, इसीलिए हमारे यहां पर 2,000 का भी जो नोट था जो कि करप्शन कर रहा था उसे वापस ले लिया गया है, और अब 500 का ही मैक्सिमम चल रहा है, ऐसा आप जानते हैं। तो भाई जितना बड़ा नोट होगा उतना ही ज्यादा करप्शन होगा। हालांकि हमारे भारत में पहले भी 10,000 के नोट प्रिंट किए जा चुके थे, कई बार प्रिंट हुए हैं। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमारा एक चैप्टर आएगा जिसे हम कहेंगे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। नोटबंदी क्यों करनी पड़ती है, आखिरकार क्या वजह है जो डिमोनेटाइजेशन मोदी जी के द्वारा 2016 में 8 नवंबर को किया गया, ये सब बारे में हम समझेंगे। लेकिन आपको हमने यहीं पर बता दिया है कि अगर आरबीआई चाहे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो आरबीआई के थ्रू 10,000 का मैक्सिमम नोट अभी भी प्रिंट करवा सकती है। वो नहीं प्रिंट करती वो अलग बात है, बट उसके पास ये राइट है।
इससे ज्यादा का नोट प्रिंट अभी नहीं किया जा सकता है। अगर कभी आरबीआई को करना होगा तो पहले एक्ट में संशोधन होगा, उसके बाद इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी, अदरवाइज अभी नहीं होगा। ठीक है भाई, कॉइन मिंट के बारे में आपने यहां पर देख ही लिया है 4। अब सवाल क्योंकि हमें याद इसलिए आया क्योंकि यहां पर यह भी तो बताना है कि आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर तो आरबीआई काम ही नहीं करती है, यहां पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने रुपए का सिक्का ढाल सकती है, अधिकतम मैक्सिमम जो है कितने रुपए का सिक्का ढाल सकती है, मुझे लगता है कि बहुत से हमारे स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे कि अधिकतम कितने रुपए का सिक्का ढाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं 100, 500, 1000, 10,000, 20,000। तो आप अगर कुछ भी सोच रहे हैं इनमें से एक राइट आंसर हो सकता है और वो है मैक्सिमम 1000 रुपए का। मैक्सिमम 1000 रुपए का सिक्का ढाला जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में कभी 1000 रुपए का सिक्का नहीं ढला है, ढला है। और बताते हैं आपको कब ढला है। हालांकि 75 का भी ढला है, 100 रुपए का भी ढला है, 200 रुपए का भी ढला है। अभी 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई थी, आजादी का अमृत महोत्सव था, उस समय पर 75 रुपीज के सिक्के ढाले गए थे। ये एक याद के तौर पर होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, मार्केट में इतने ज्यादा आते नहीं हैं, इसलिए आपके पास वो कम होंगे। लेकिन अगर आपको बताएं कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अधिकतम 1000 रुपए का सिक्का ढाल सकती है और ढाला भी गया है। वो कब ढाला गया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। आपने एक मंदिर का नाम शायद सुना हो, उस मंदिर का नाम है राजा चोल के द्वारा, राजा चोल आपने सुना होगा, चोल साम्राज्य जो था उनका नाम था राज चोल। इनके द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वरी मंदिर। मिटा के लिख देते हैं तो छोड़िए, बृहदेश्वरी मंदिर, बृहदेश्वरी मंदिर। ये जो मंदिर है इसी की 1000 वर्ष पूर्व होने पर, मतलब 1000 वर्ष इसके पूरे होने पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंबॉलिक तरीके से 1000 के सिक्के ढाले थे। बृहदेश्वरी मंदिर को राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए इसे राजेश्वरी मंदिर भी कहते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो है बृहदेश्वरी मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, तंजावुर तमिलनाडु में, ऐसा सब लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो एक स्टैटिक का पोर्शन, एक स्टैटिक का पॉइंट हमने यहां पर बता दिया है, तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसी के 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 का सिक्का ढाला। एक नहीं कई सारे सिक्के ढाले, लेकिन हमने बताया कि ये सिंबॉलिक होते हैं, आप तक नहीं पहुंचे होंगे क्योंकि ये इतने नहीं, इतनी मात्रा में नहीं, आपके पास 1 का, 2 का, 5 के सिक्के ज्यादा। ठीक है भाई, यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर 2 चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको बताएं कि भाई सिक्का ढालने के लिए कोई नियम लगता है क्या, हाँ जी एक नियम लगता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो बता देना, सिक्का निर्माण अधिनियम, सिक्का निर्माण अधिनियम, सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 में बना था, जब अंग्रेजों का शासनकाल था उसी समय बना था। लेकिन इसमें अभी संशोधन किया गया है 2010 में, तो 2010 में इसी में संशोधन किया गया है। नया जो सिक्का अधिनियम है वो 2010 है, लेकिन सिक्का निर्माण अधिनियम कौन सा चल रहा है, 1906 वाला, इसमें संशोधन किया गया है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो बता देना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, बैंकिंग के में खासकर। भाई आगे बात करते हैं। हमने यहां पर 2 की बात कर ली है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमने 2 की बात की है, जिसमें हमने आपको नोट प्रिंट होना बता दिया है, सिक्के मिंट होना बता दिया है, सिक्के कहां कहां मिंट किए जाते हैं ये हमने आपको बता दिया है। तो भाई आप याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे नोटों की बात हम अगर करें और आपसे पूछे कि भाई नोट जो है वो आरबीआई ने पहली बार कब प्रिंट किए थे, तो नोट जो है हम आपको पहले पुराने लेक्चर्स में बता चुके हैं। 1938 में पहली बार नोट प्रिंट जो किए जाते हैं वो 1938 में आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, और पहली बार नोट प्रिंट जो होता है वो 5 रुपए का होता है। ठीक है, 1938। और उस समय पर जॉर्ज सस्टम जो थे उनका नोट प्रिंट किया गया था। पहले पर जॉर्ज पंचम थे, उसके बाद धीरे धीरे उनको बदला गया और जॉर्ज सस्टम तक का वहां पर आया। ठीक है, अगर कहें कि स्वतंत्रता के बाद 1 रुपए का नोट कब प्रिंट किया गया था, तो 1 रुपए का 1949 में प्रिंट किया गया था। अगर इसके बाद अगर बात करें कि भाई 2005 से नोटों पर जो वर्ष लिखे जा रहे हैं 2005 से शुरू हुए, जैसे कि नोट आपका जो आता है उस पर एक वर्ष लिखा रहता है, ईयर लिखा रहता है, ये 2005 से सीरीज स्टार्ट हुई है। अगर बात करें 1947 से 1946 तक, यहां पर चित्र में, चूंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और 1996 तक 1996 तक हम यहां पर चित्र जो डालते रहे
वो चित्र अशोक स्तंभ और बाकी जैसे कभी हिरन का चित्र बना दिया, कभी किसी जानवर का चित्र बना दिया, किसी किसान का चित्र बना दिया, इस प्रकार के चित्र वहां पर देखे गए। कुछ समय पहले जब 1969 में एक सीरीज 500 रुपए के नोट पर गांधी जी का पहली बार चित्र आया था, क्योंकि नोट जो होता है, नोटों की जाली नोट बनाने के लिए कोई भी इंसान किसी कबूतर का अगर बनाना हो या किसी जानवर का अगर कोई चित्र बनाना हो तो उसे आसानी से बना सकता है, लेकिन चेहरे को बनाना, किसी के चेहरे को बनाना बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हमें कोई ऐसा चेहरा इसमें डालना होगा जिससे कि नोटों की जो जाली नोट बनते हैं वो उसमें कमी आ सके। तो चेहरा सोचने लगे और किसका चेहरा होना चाहिए, तो गांधी जी वो चेहरा लगे कि गांधी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चेहरा नोटों पर होना चाहिए। और उसके बाद 1996 के बाद, पहले 500 के नोट पर आ चुके थे, लेकिन 1996 के बाद ये सीरीज स्टार्ट हुई है। सीरीज कब से स्टार्ट हुई है? 1996 से। वैसे अगर आपको बताएं 1987 से पहली बार 500 के नोट पर, उसके बाद 1996 से सीरीज का मतलब है कि आपका चाहे वो 10 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का, चाहे 500 का, चाहे 1000 का, सभी नोटों पर गांधी जी का चित्र, इसको बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज 1996 से स्टार्ट हुई है, जबकि 1987 से 500 के नोट पर आए थे केवल। तो बात आपको समझ में आ गई है चित्र क्यों डाला गया है? क्योंकि ऐसा कोई चेहरा चाहिए था जिसकी नकल ना की जा सके। लेकिन आपको पता है हमारे भारत में इस पर डिबेट बहुत, कई बार लोग विरोध करते हैं कि गांधी जी का ही चेहरा क्यों, हमें रविन्द्रनाथ टैगोर का चेहरा डालना चाहिए, हमें सुभाष चंद्र बोस का चेहरा डालना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कुछ लोगों का कहना है भगत सिंह। तो देखिए, इसका जो डिबेट जब हुई तो वहां पर वित्त मंत्रालय ने भी इसका आंसर किया और उन्होंने कहा कि हमने आपके पक्ष को जरूर रखा और इस पर मंथन किया, लेकिन अफसोस हम उस चेहरे को जो हमने यहां पर महात्मा गांधी डाला है, हमें लगता नहीं है कि इससे कोई बेहतर चेहरा हो सकता है जो यहां पर हो। इसके बारे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का ही चित्र वहां पर क्यों है, किसी और का क्यों नहीं है, अगर ऐसा आपके मन में भी है तो हमारे साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री में जुड़िएगा। हमें लगता है कि हम आपको पूरी तरीके से समझा पाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने के बाद शायद आपका ये डाउट खत्म हो जाएगा। और जो वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया कि हमें लगता है कि उनसे बेहतर चेहरा कोई है नहीं, शायद आप भी इसी बात को ही कहेंगे। एक बार हमारे साथ मॉडर्न हिस्ट्री में जुड़िएगा, तब आपको पूरी बातें समझ में। एक हमने यहां पर समझ ली, दो हमने यहां पर समझ ली, अब तीसरी समझते हैं इफ्टास। इफ्टास क्या है, इफ्टास क्या काम करती है? इसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। याद रखिएगा, यहां पर बैंकिंग के एग्जाम्स में ए फॉर पूछ लिया जाता है, ए फॉर है अलाइड। याद रखिएगा, अलाइड बहुत पूछता है, पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछता। अन्य एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म पूछेगा, बाकी अगर बैंकिंग में है तो वहां पर ए फॉर ज्यादा पूछता है, बाकी टी फॉर भी पूछ सकता है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, इसके बारे में जाने भाई। स्टैब्लिश किया गया है फरवरी 2015 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका काम क्या है? मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो होता है जिसमें कि आप आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस ये जो करते हैं, इन सब के बाद आपने जैसे मान लीजिए किसी को पैसा भेजा इन्हीं के थ्रू, तो आपको एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाई इतना अमाउंट, जो आप पैसा भेजते हैं। ये सारी बातें आपके उसमें मैसेज में आती हैं। क्या आप उस मैसेज पर रिप्लाई कर सकते हैं? हेलो कैसे हो, कर सकते हैं क्या? नहीं, वहां पर कॉलम ही नहीं आता है, यानी आप उसको रिप्लाई ही नहीं कर पाते। क्या मतलब? ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ही अलग है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए कि हैकर्स आपके इन मैसेजेस को रीड ना कर पाए और आपसे आपका जो मैसेज आते हैं उसे आप वो कॉपी ना कर पाए। और अगर वो हैक कर लेते हैं तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म उनका अलग है, फाइनेंस वाला अलग है। फाइनेंस वाला अलग रखने से आपको सिक्योरिटी दी गई है। याद रखिएगा, एनईएफटी, आरटीजीएस, एलसी, बीजी, ये सब जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन सब में मदद करता है, इसी को प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता है हमारा इफ्टास। इफ्टास का हमने यहां पर लोगो आपको दे दिया है। याद रखिएगा, एडवाइजरी सर्विसेज की क्या है? कंसल्टिंग टू इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो बैंक हो, उनके प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए भी ये काम करवाता है। मोबिलिटी क्या है? मोबाइल बैंकिंग सर्विस फॉर कंज्यूमर्स। जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए मोबाइल बैंकिंग में ये पूरी मदद करता है, उसी में ये एडवाइस देता रहता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सीधा एक सवाल बनता है, अब जान लेते हैं इसके चेयरमैन के बारे में। तो भाई यहां पर जो चेयरमैन है, फिलहाल अपडेटेड आपको बता रहे हैं, अपडेटेड है विवेक दीप। विवेक दीप इसके चेयरमैन हैं। तो याद रखिएगा, हमने यहां पर आपको चेयरमैन के बारे में बता दिया है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? मुंबई में है, और 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया है। ऐसा आपको याद रखना है भाई, कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई होगा। ठीक है।
अगर आप कहें कि भाई जो फाइनेंशियल नेटवर्क होता है उसे भी कंट्रोल करने का ये काम करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सिंपल सी बात है, यहां पर हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर इसको एक बार फिर पढ़ भी देते हैं। इंडियाज मैसेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं उनके मैसेज जो आते हैं, इसका प्लेटफॉर्म ही अलग है और प्लेटफॉर्म जो अलग है उसी पर काम करता है इफ्टास। इफ्टास के थ्रू वो डेवलप किया जाता है। अगली सब्सिडरी जो कि है सेकेंड लास्ट यानी चौथी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आप याद रखेंगे इसे रीबिट बोलते हैं। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, आर ई फॉर रिजर्व है, बी फॉर बैंक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आप कहेंगे प्राइवेट लिमिटेड कहां गया, तो प्राइवेट लिमिटेड को यहां की शॉर्ट फॉर्म में नहीं रखा जाता है, ऐसा हमने इसकी साइट से ही आपको बताया है। बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ जो आपको बता रहे हैं 100% श्योरिटी के साथ सही होता है और हमारी तरफ से जांचा हुआ होता है, तभी आपको डिलीवर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। प्राइवेट लिमिटेड इसके नाम में लगा हुआ है, लेकिन एग्जाम में रीबिट के नाम से आता है। रीबिट का ये देखिए उसका ये लोगो भी है रीबिट का। रीबिट के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये क्या काम करता है। तो ये काम करता है, रीबिट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पूरी तरीके से ये उसका एक स्वामित्व वाली एक सब्सिडरी है, याद रखिएगा। इट वॉज एस्टैब्लिश टू सर्व द आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी नीड्स ऑफ रिजर्व बैंक एंड इट्स रेगुलेटेड एंटिटीज। ये साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करता है। आईटी से आपको समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी इसके चेयरमैन हैं, ये भी आपको याद रखना है। यह रिजर्व बैंक और इसकी विनियमित संस्थाओं को आईटी और साइबर सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। 2016 से रीबिट विश्व सुरक्षा समाधानों के निर्माणों पर काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता दें, हो सकता है आपको लैंग्वेज ना समझ में आई हो, बट आपको बताते हैं ये क्या है। आप लोग नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते होंगे। नेट बैंकिंग पर आपने देखा होगा कि यहां पर जो एक पेज आता है, कई कई बैंक ऐसे होते हैं जिनका पेज ही अलग खुलता है। तो आपने देखा कि साइट्स एक हैक हो जाती हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी का अकाउंट हैक कर लिया गया है। अकाउंट यानी जो बैंक का अकाउंट है वो दरअसल इसलिए क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट उसके लिए सेपरेट एक नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। 2016 से ये ऐसे विश्व सुरक्षा समाधानों पर काम कर रहा है जो फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। किसी साइट को हैक कर पाना बहुत आसान होता है हैकर्स के लिए, लेकिन इसको हैक कर पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी शायद ना हो। तो इस पर योगदान जो है आप किसका मानेंगे, रीबिट का मानेंगे। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट याद रखिएगा। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी का एक बार पिक्चर आपको दिखा देते हैं। ये है आपके प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके चेयरमैन है और रीबिट इसका नाम है। रीबिट का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट पढ़ लेते हैं, आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। आरबीआई 5 होते हैं, 5वां है ये आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। क्या क्या बातें हैं इसके बारे में, तो देखिए इनोवेशंस के लिए काम करता है, इनोवेशंस के लिए। और इसका मिशन है एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना जो वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को गति देता है। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। जैसे आपने सुना होगा कि ये वो काम करता है, बैठा बैठा सोचता रहेगा कि बैंकिंग प्रणाली जो है, इस बैंकिंग को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो यहां पर थोड़ा सा हमें ये आपको बता दें कि ये 2022 नहीं है, ये आपका 2013 है। इसके लिए माफी चाहेंगे, टाइप हम ही करते हैं, कभी कभार गलत हो जाता है, आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करिए। अगर पॉसिबल हो तो कमेंट भी कर दिया करिए, कमेंट से इसकी रीच बढ़ेगी और ये और लोगों तक वीडियो पहुंचे। प्लीज अगर ऐसा आपको लगता है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसा करिए। हमने आपको बता दिया यहां पर 2022 नहीं है, 2023 है। लेकिन अगर ये सवाल आ जाता है कि नया क्या है, तो वो सेक्शन उसका 8 है। दरअसल इसको रिन्यू किया गया है, बट आप याद रखिएगा 2013 है, ठीक है। जैसे आपने भारत में ये क्या काम करता है, थोड़ा सिंपल भाषा में आपको बताते हैं। ये दिन भर ये सोचता रहता है आरबीआई की सब्सिडरी जो आरबीआईएच है, कैसे बैंकिंग प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए, बैंकों में ऐसा क्या इनोवेशन किया जाए जिससे बैंकिंग बूम करे। तो भाई उसी के लिए दिन भर सोचता रहता है और सजेशन देता है। जैसे जनधन योजना, आपने नाम सुना होगा जनधन योजना। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, पीएम जनधन योजना, ये यही थी। इसी के इनोवेशन की वजह से इसी ने आइडिया दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। और आपको याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इतनी सक्सेसफुल है कि भारत में 40 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स जनधन योजना में
देखिए फायदा क्या है इसका। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास जो पैसा होता है, मानिए बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति के पास 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 कुछ तो होते होंगे, लेकिन वो कभी बैंकों में नहीं जाते थे, क्योंकि बैंकों में लगता था कि फॉर्मेलिटीज बहुत होंगी। बाबूजी साहब जो वहां मिलेंगे, क्लर्क साहब, वो अंग्रेजी में शायद समझेंगे बात को, सही से वो बात नहीं करते। बैंकों में आप हाल जानते हैं क्या हाल है, तो वहां पर वो सही से बात नहीं करते, इसलिए बहुत से गरीब लोग बैंक जाना ही पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनके पास कुछ पैसा तो होता था, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी है होता था, तो वो अपने घर पे ही रखते थे। इसी आरबीआई एच का ये आइडिया था कि इस पैसे को कैसे हम बैंक तक लाएं। अगर ये बैंक तक आएगा तो बैंक इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और बैंकिंग जो प्रणाली है ये भी बूम करेगी, ऑब्वियस सी बात। तो इन्होंने सभी से अनाउंस करवाया और एक योजना चलवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। हालांकि भारत सरकार की है बट बैंकों से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरू की गई, और इस योजना में कहा गया कि भाई आपको फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, आइए और अपना अकाउंट खुलवाइए। सिंपल, जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अकाउंट में कम पैसे हैं तो पैसे काट लिए जाएं, जीरो बैलेंस अकाउंट सभी को ये प्रोवाइड करवाया गया। जो गरीब गुरबा लोग थे सभी जाकर के बिना फॉर्मेलिटीज के, केवल वो लगाइए थंब इंप्रेशन, साथ में अपना आधार कार्ड दीजिए, हो गया काम। बहुत सिंपल आधार, केवाईसी की फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए लोगों ने अकाउंट बढ़ चढ़ के खुलवाई। अब लोग अगर मान लीजिए किसी के पास 5,000 है, गरीब है, 5,000 उसमें डाल रहा है, और 40 करोड़ लोगों ने 5,000 या एवरेज मान लीजिए 2,000 भी डाला होगा, तो कितना पैसा बैंकों के पास पहुंचा जो कि गरीबों के पास उनके घर में पड़ा। ये इनोवेशन था बैंकों को मजबूत बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं जो बैंकों को कंट्रोल करने, बैंकों को इंप्रूव करने के लिए लाई जाती हैं, वो सब इसी का काम है, इनोवेशन। तो भाई याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में। एक बार चेयरमैन देख लीजिए, इनके चेयरमैन याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से चेयरमैन अभी तक यही बने हुए हैं, इसीलिए बता रहे इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन है सेनापति गोपाल कृष्णा, सेनापति गोपाल कृष्णा, ये इसके चेयरमैन है। आप देख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक यही चेयरमैन बने हुए हैं, यही बने हुए हैं। हमने यहां पर जो डिस्कस किया है भाई, आपसे लगभग 5 डिस्कस किए हैं और 5 ही सब्सिडरी होती हैं। इसके अलावा अभी भागिए मत, अभी सुनिए, अभी बचा है। भागने की जल्दी ज्यादा होती है बहुत से लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि जो सिंसियर है, जो पढ़ रहा है ध्यान से, वो अभी भी यहां पर बना होगा। आगे हम यहां पर म्यूजियम और जानेंगे, भागने वाले भाग जाएं, म्यूजियम और जानेंगे थोड़ा सा इसी के बारे में जो अभी हमने आरबीआईएच पढ़ा है। इसमें चेयरमैन है और ये सीईओ है। आपसे हो सकता है राजेश बंसल के बारे में पूछ ले, फिलहाल करंट के बिल्कुल अपडेटेड आपको दे रहे हैं। यहां पर है श्री राजेश बंसल। ये लेक्चर जो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आप बाद में कभी देखते हैं तो एक बार साइट खोल के देख लीजिएगा। अभी फिलहाल तो यही रहेंगे, लेकिन बाद में कभी आप देख रहे हैं इसको 2026, 27, 28 में, तो भाई आप याद करिएगा, इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा, बाकी सब काम सेम रहेगा। याद रखिएगा चेयरमैन आपके सेनापति गोपाल कृष्णा है, और जबकि इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, श्री राजेश बंसल हैं। अब म्यूजियम के बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई के म्यूजियम कहां है। म्यूजियम का मतलब जानते हैं कि आरबीआई ने अब तक जो करेंसी चलाई है, वो सारी करेंसी आपको इसी म्यूजियम में मिल जाएंगी। आरबीआई से जुड़ी हुई सारी बातें आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं। तो आरबीआई का म्यूजियम एक है कलकत्ता में, कलकत्ता का म्यूजियम हमने आपके सामने रखा है, इसको देख लीजिए, बड़ा ही खूबसूरत है, चाहे यहाँ का हो चाहे पुणे का हो, बड़े खूबसूरत ये म्यूजियम बने हुए। आप अगर इसमें जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, अगर कभी पॉसिबल हो तो ऐसी जगहों पर जाया करिए, ठीक है भाई। चाहे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हो, वहां जाइए, यहाँ घूमने जाइए, बहुत अच्छी जगह है। कोलकाता में है, एक कोलकाता में आपको बता दिया ये म्यूजियम है। दूसरा म्यूजियम और देख लीजिए मुंबई में है, ये वहां का म्यूजियम हमने लिया है। इसी म्यूजियम की दीवार पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लोगो भी लगा है रणधीर एजुकेशन का। एक्चुअल में वहां लोगो आपको मिल जाएगा, ये लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और है पुणे। पुणे में यहाँ पर आपको लिखा भी है, और ये वहां की आप जानते हैं मराठी भाषा है, उसी में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आर्चिव्स यहाँ पर लिखा है। तो पुणे में यहाँ पर इसका एक और आपका म्यूजियम है। आगे अगर कोई प्रश्न आपका है, कोई डाउट आपका है, जैसे आपके अकाउंट में अगर कितने पैसे हैं, बैंक भाग जाता है तो कितना पैसा आपको मिलेगा, वगैरह वगैरह, कैसा भी प्रश्न आपका है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कमेंट करिए, हम आपको जवाब देंगे। कोई सवाल अगर आपका है तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। इससे हमारी रीच बढ़ेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा क्या है उसके बारे में आपको बता दें।
टेलीग्राम पर यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो यहाँ फायदा आपको मिलेगा कि डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में आपको मिलता रहेगा। बाकी सभी लेक्चर्स के पीडीएफ, चाहे वो करंट अफेयर हो उसका पीडीएफ आपको यही मिलता है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, इससे जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर हम आपके वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं और वीकली करंट अफेयर संडे के संडे होता है, ऐसा आप जान। इसके अलावा आप टेलीग्राम के अलावा आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा, हमारा लोगो आपको दिख जाएगा और आप इसे शेयर भी करिएगा प्लीज, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। बाकी लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।